2016 से जब हम लोग कॉलेज के सेकेंड ईयर में हुआ करते थे, दैट टाइम सोने के अलावा कुछ काम तो था नहीं उस टाइम पे। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मार्केट में निकला जाए, थोड़ा जॉब वॉब सर्च किया जाए। सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला जो सिस्टम है वो चल रहा था उस टाइम पे। सो हम लोग निकले थे। सो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे एक एडवाइजरी कंपनी से। 1 महीना एडवाइजरी में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि सेल्स इज़ नॉट द कप ऑफ माई टी। 2 महीने के आसपास जॉब करने के बाद फिर आई जस्ट लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया, ई कॉमर्स सेगमेंट में ज्वाइन किया। कॉलेज चल रहा था। कॉलेज जैसे ही हम लोगों ने लेव किया, उस टाइम तक कॉलेज लेव करने के साथ मेरे पास टीम लीड का एक पोस्ट था एंड आई जस्ट एक्सप्लोर माई सेल्फ इन दैट करियर। 6.5 साल का शानदार करियर होने के साथ साथ फिर जो है मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लैपटॉप के पीछे बैठ के टिक टिक करने से आप अपने आप को नहीं कमा सकते, आप लोग नहीं कमा सकते, आप इतना पैसा अर्न नहीं कर सकते जिससे आप ये सारी चीज़ें फुलफिल हो सके। क्योंकि 2 चीज़ें होती है, अगर पैसा कमाना है तो आपको अपना लाइफ देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा। मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे काफ़ी पुराने दोस्त रह चुके हैं, हेमराज सर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया रियल इस्टेट में आने के लिए। सो आई जस्ट लेफ्ट माई करियर। 6.5 साल का करियर था, मैनेजर लेवल का पोस्ट था। सो आई जस्ट लेफ्ट माई करियर एंड जस्ट स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम जीरो। इतना सब कुछ छोड़ने के बाद रियल इस्टेट में, क्योंकि आई जस्ट टेक माई चांस कि एक बार चांस लेते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, देखते हैं, लेट्स सी कि कहाँ तक लेके जाता है अपने को ये करियर। सो रियल इस्टेट में आए हम लोग। पहले 1 महीना तो समझने में लग गया कि क्या सिस्टम है। विजिट भी उन्होंने ही करवाई थी। बिलवेल रेसिडेंसी का उस टाइम पे काम चल रहा था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था, पोजीशन हम स्टार्ट हुआ था उसका। मैंने डिसाइड कर लिया था कि 6 महीने तक अगर बुकिंग नहीं भी होगी सो आई कैन डील विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 3 महीने में जब पता चला कि फाइनेंसेस जो होता है उसका बहुत बड़ा मैटर होता है लाइफ में, बहुत मैटर करता है। सो चीज़ें अटकने लगी, दिमाग इधर उधर जाने लगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे होगा। देन मेरी फर्स्ट बुकिंग हुई उस टाइम पे। फर्स्ट बुकिंग मेरी थी ओरियन स्काई में। बहुत बहुत अच्छा किस्सा है हर किसी के लिए जानने के लिए। हम लोग रील्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि लोगों को जज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर आउटफिट, उसके अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि कपल थे, एक बहुत पुरानी गाड़ी थी उनके पास, वो आए। ये टाइम होगा कुछ अराउंड जुलाई के आसपास का, जून जुलाई के आसपास, धूप अच्छी थी। सो मेरे साथ में और भी मेरे कलीग्स थे, 3-4 लोग थे। गाड़ी आके रुकी, कोई भी उठा नहीं उधर उनके पास जाने के लिए, अटेंड करने के लिए। मैं उठा, मैंने उनसे नॉर्मली पूछा कि क्या हुआ सर, कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने छाँव में आ जाइए फिर आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी रुक गई है तो बोले कि नहीं, हमने ये जो बिल्डिंग है ओरियन स्काई, इसको सुबह सेल्फ विजिट किया है, हमको वो प्लीज़ समझ में आई। तो वो उसका क्या सिस्टम है, अब आप लोगों की बिल्डिंग है? तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि हाँ हम लोगों का बिल्डिंग है, आपने कौन सा फ्लैट चूज़ किया है। उनको कुछ नॉलेज नहीं था कौन सा फ्लैट उन्होंने देखा है, कौन सा नहीं देखा है। देन उसको उनको फिर मैंने वापस से रीविजिट करवाया उनको। यकीनन उन्होंने उस टाइम पे विजिट किया एंड फ्रॉम द सेम डे 3 घंटे बाद उन्होंने उसका चेक भी दे दिया। बस वो एक चीज़ में कंफ्यूज थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उनका लोन करवाया। उसके बाद फिर मतलब ये मान के चलिए कि उसके बाद 3 महीने तक फिर बुकिंग नहीं हुई। लेकिन आप लोगों को क्या है, हिम्मत नहीं हारना है। रियल इस्टेट में मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि आपके जीवन में डाउनफॉल आएगा और अप्स भी आएंगे, लेकिन आपका जो अगला वाला अप है वो पुराने वाले जो डाउन है उससे अप होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे यहाँ पर जो है दोस्त लोग हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं मेरे, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, इनके मैंने बातें सुनी है, इनका करियर के बारे में सुना है। 6-6 महीने 1-1 साल तक बुकिंग नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो फिर एक लाइन से पूरी बुकिंग होती है। तो आपको इस फील्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना है। जब भी कोई कस्टमर आपसे, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज अपने पास है, सारी जो कितनी भी कैटेगरीज है, सब 30 लाख से ऊपर की कैटेगरीज में आता है अपने पास। तो आपके जो वर्ड्स होते हैं वो कस्टमर हमेशा वर्ड्स पकड़ता है। दूसरी बात, लोगों को पहचानना, ये सबसे बड़ी कला होती है एक्चुअली। सो वो अगर आप सीख जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप कोई कितना भी अच्छा आउटफिट में आए, कोई कितना भी खराब आउटफिट में आए, आप ये जान सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि क्या ये हमारा कस्टमर है या नहीं है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस रियल इस्टेट मार्केट में, बहुत बहुत वास्ट है ये इंडस्ट्री। इसके अंदर आपका जो है, आप जितना अपना एफर्ट्स डालेंगे ये उससे 2 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो जिन लोगों की अभी तक बुकिंग नहीं हुई है या पाइपलाइन में है या हो रही है, जस्ट कीप पेशेंस, गहरी सांस लो, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी बुकिंग्स बिल्कुल होगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
गुड मॉर्निंग। ट्रेनिंग का 7वां दिन, बिल्ड वेल इमिनेंस। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं लोकेशन से। इसकी अगर बिल्डिंग की लोकेशन की बात करें तो सबसे प्राइम लोकेशन पर अपनी ये बिल्डिंग है और सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट अभी तक का, जिसमें सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ है और जिसका एलिवेशन और जो इसकी प्लानिंग की हुई है वो अभी तक की सबसे बेस्ट प्लानिंग है। तो बात करते हैं पहले इसके एलिवेशन की। ये फ्रंट एलिवेशन है। सामने की साइड में उज्जैन मेन रोड है, साइड वाला कॉलोनी का मेन रोड है। ये वाला पोर्शन जो है, हाँ, हर एक फ्लैट इसमें 1040 वाला है। फ्रंट फेसिंग जो है वो अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे, लेकिन फ्रंट वाला जो है वो अभी अपना सोल्ड आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक पूरा कवर्ड कैंपस है 36,000 स्क्वायर फीट में। अगर पूरे कवर की बात करें तो उसमें पहले ग्रीनरी आएगी बाउंड्री वाल के बाद में, जस्ट उसके बाद में 1 मीटर का जॉगिंग पार्क दिया हुआ है। उसके बाद में 4.5 मीटर का ड्राइव पाथ दिया हुआ है जिसमें 3 कार इजीली पास हो सकती है। जस्ट उसके बाद में कार पार्किंग दिया हुआ है। ये बेसमेंट की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी हॉल है, उसका भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें पहले फ्लैट साइज की बात करें, 1010 से स्टार्ट है। इसमें जो अवेलेबल यूनिट्स है वो 1010 है, 1030 है, 1040 है और 1070 है और 1080 भी है। और 2-3 साइजेस और थे लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1010 जिसका बिल्टअप एरिया 697 है। ये एक फ्लोर पर एक ही यूनिट है। टोटल 6 यूनिट है जिसमें से 3 अभी अवेलेबल है, 3 सोल्ड आउट हो चुकी है। जिसका बिल्टअप एरिया 710 है। एक फ्लोर पे 2 यूनिट अवेलेबल है और टोटल अगर यूनिट्स की बात करें तो 12 यूनिट्स है। अपनी जो बिल्डिंग है P2+6 है, मतलब 2 फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वो पार्किंग के लिए अलॉटेड है और उसके ऊपर के जो 6 फ्लोर है वो रेजिडेंशियल है। तो 1030 जो है 2 यूनिट एक फ्लोर पर है। टोटल 12 यूनिट है। 1040 की करीब 9 यूनिट है जिसका बिल्टअप एरिया 717 स्क्वायर फीट का है और टोटल इसके नंबर ऑफ यूनिट्स है वो 54 है। और 1070 वो भी 2 यूनिट्स है, बैक साइड में आएगी और उसका बिल्टअप एरिया जो है 738 है जो कि 12 यूनिट्स है। इसमें भी कुछ यूनिट्स अभी अवेलेबल हैं। और 1080 जो कि एक यूनिट अवेलेबल है जिसका बिल्टअप एरिया 745 है और 6 यूनिट है टोटल। अभी जो लार्जर साइज है बिल्ड वेल इमिनेंस में वो 1080 स्क्वायर फीट का है और सबसे मिनिमम साइज जो है वो 1010 स्क्वायर फीट का है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका बेसिक रेट जो है वो 5450 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इसमें MPB, मेंटेनेंस और सिंकिंग फंड इंक्लूड अगर करते हैं तो 5575 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट होता है। ठीक है, रजिस्ट्री GST इसमें एज पर एक्चुअल लगेगा और पोजीशन इसका दिसंबर 2024 में रहेगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट की अगर बात करें तो 120 यूनिट्स हैं और सारे फ्लैट्स जो है वो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ यूनिट पर है। फ्लोर्स की अगर अपन बात करें तो वही P2+6 है। टोटल एरिया 36,000 स्क्वायर फीट है। गाइडलाइन यहाँ की 3,000 पर स्क्वायर फीट है और करंट डिमांड जो है 70% की हो चुकी है। परमिशन सारी आ चुकी है, रेरा अप्रूव्ड है। उसके बाद में रेरा का स्टेटस अप्रूव्ड है। फाइनेंस स्टेटस मतलब लोन की अगर बात करें तो SBI अभी लगभग लास्ट स्टेज पे चल रहा है, वहाँ से भी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक है, ICICI है, HDFC है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जिनसे अप्रूव्ड हो चुका है और यहाँ से फंडिंग भी हो चुकी है। इसमें एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो अभी तक की सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ इसी प्रोजेक्ट में दी हुई है। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग के साथ ही आपको कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा। जस्ट उसके ऊपर अगर जाते हैं तो एक कवर्ड जिम एरिया दिया हुआ है। उसके बाद में टोटल में आपको एमिनिटीज़ बता देता हूँ। इसमें जिम मिल जाएगा आपको, बैडमिंटन कोर्ट है, स्केटिंग कोर्ट है, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या हुआ है सिटिंग एरिया दिया हुआ उन्हीं के लिए, कैमरा सिक्योरिटी है ही, टेम्पल भी है, एक बिल्डिंग है, मेडिटेशन हॉल दिया हुआ है, इंडोर गेम्स है, ओपन किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है, क्रिकेट टर्फ दिया हुआ है, बॉलिंग मशीन नहीं है और पोडियम गार्डन दिया हुआ है, कम्युनिटी हॉल है। ये सब सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। एक बार अपन फिजिकल विजिट करके ये सारी चीज़ें और भी देख सकते हैं। और हर एक फ्लैट में बालकनी की अगर बात करें तो मिनिमम साइज जो है 21 फीट का दिया हुआ है, मतलब 21 फीट की बालकनी 1010 को छोड़ दे तो बाकी सारे फ्लैट में मिनिमम साइज है। अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें इतनी बड़ी बालकनी कहीं पर भी नहीं दी हुई है। यूएसपी की बात करें तो 6 लेन टच है, मतलब अभी 4 लेन टच है, वही 6 लेन होने वाला है। मेन हाईवे टच है। इसकी डिस्टेंस देखें एयरपोर्ट से तो 9 किलोमीटर है, राजवाड़ा भी यहाँ से 9 किलोमीटर है, विजयनगर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, मेट्रो स्टेशन 1.2 किलोमीटर है, ISBT जो है 3 किलोमीटर के आसपास आएगा। और कमर्शियल जो है
वो अरविंदो के नियर बाई है, सभी वही 500 मीटर से 700 मीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। हॉस्पिटल्स जस्ट पास में ही है अपना अरविंदो, 900 मीटर की दूरी पर। एक जो यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसके 9 किलोमीटर के रेडियस में करीब 9 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें इंदौर की टॉपस्ट यूनिवर्सिटी है अरविंदो हो गई, उसके जस्ट बाद में आपका नरसिंह मुंजी, सिम्बोसिस, ये सब 8 से 9 किलोमीटर के रेडियस में आ जाती है। कॉलेजेस की बात करें तो 30+ कॉलेजेस इसके 8 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। ये सब तो अपना कैटलॉग का ज्ञान है, लेकिन आप क्लाइंट से अगर बात करते हैं तो बात करने के टाइम पर आप पेपर तो पलटाने से रहे, या फिर स्लाइड देखने से रहे, या फिर अपना शीट ओपन करने से रहे, आप अगर क्लाइंट से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो ये वाली सारी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। इसके लिए या तो आप विजिट करें प्रॉपरली, रोज डेली विजिट करें जब तक वो प्रोजेक्ट आपको पूरी तरीके से समझ में ना आए। दूसरी चीज़ की अगर कॉलिंग भी कर रहे हैं तो क्लाइंट को हैंड टू हैंड जवाब देना पड़ता है। मतलब आप 2 या 3 सेकंड का या फिर कॉलिंग के टाइम पे रुक जाइए 2 मिनट, तो क्लाइंट आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा, या फिर बोलेगा कि अपन बाद में बात करते हैं। अगर ये वाला सारा ज्ञान आप अपने अंदर उतार लें, या पहले ही आपके पास सारी नॉलेज आपको है प्रोडक्ट की, तो आप बहुत अच्छे से क्लाइंट को आप समझा सकते हैं या बता सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट बार बार विजिट करना पड़ेगा, इसके एमिनिटीज़ आपको समझनी पड़ेगी, विजिट्स खुद से करवानी पड़ेगी। उसके बाद में आपके अंदर बेचने की चाहत होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट को। जो आसपास के पूरे एरिया में, उसमें सबसे ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट है, क्लाइंट इतना महंगा वाला आता नहीं है, तो इस मैं बता दूं आपको कि इससे भी ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट आपके इस एरिया में हैं। आप सिर्फ अपने माइंड सेट में रखते हैं कि ये प्रोजेक्ट महंगा है, इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, जो इसकी एमिनिटीज़ वगैरह दी हुई है और जो इसमें प्रोडक्ट यूज़ हुआ है वो सारा अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर इसमें आप डेमो देखेंगे, उसके हर एक प्रोडक्ट है, मतलब छोटी से छोटी चीज जो एक वॉल पेंट होता है, वॉल पुट्टी होती है, वो तक हम क्वालिटी वाली दे रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें तो सब अच्छी देते ही हैं, जैसे सीमेंट है, सरिया है, वो तो हम क्वालिटी का दे ही रहे हैं। उसके साथ ही जो छोटी से छोटी चीज़ है, जैसे स्लाइडर गेट, वो भी हमने यूपीवीसी का दिया हुआ है। उसके बाद में जो किचन का सिंक रहता है वो भी साउंड प्रूफ दिया हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार आपको अगर समझना है तो मैं साइट पर रहता हूँ, नंदकिशोर साइट पर रहता है, मिश्रा जी साइट पर रहते हैं, इनसे जाकर एक बार और आप मिल सकते हैं और प्रोडक्ट को एकदम डीपली समझ सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट को बताएंगे तो क्लाइंट का जो प्राइस को लेकर कंसर्न है वो दूर हो जाएगा, मतलब 90% तक दूर हो जाएगा। अगर एक एक प्रोडक्ट को आपने बताया कि हमने ये वाली क्वालिटी यूज़ करी है और इससे आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा है, अगर वो सारी चीज़ें आप क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ये रह गया था अभी, ये सब किताबी ज्ञान है। आप वहाँ पर आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, इस पर पेपर पर आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना फिजिकली समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे आपको बता दिया है कि ये वाला एक पूरा कवर्ड कैंपस है, मेन एंट्री गेट ये वाला है, सर्विस एंट्री गेट ये वाला है, एक कवर्ड कैंपस के बाद में ग्रीनरी दिया हुआ है, 1 मीटर का जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है, फिर 4.5 मीटर का अपना ड्राइव पाथ दिया हुआ है, नीचे की साइड में पूरा पार्किंग है, यहाँ पर अपना कम्युनिटी हॉल है, 3 लिफ्ट दी हुई है, 3 स्टेयर्स दी हुई है। ये सब आप यहाँ पर तो देख लेंगे, लेकिन ये आपके माइंड में फिट नहीं होगा जब तक आप इसको प्रॉपर विजिट ना करेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर वाला है, बैक साइड में आप योगा, जिम, इंडोर गेम्स, ये सब सारी जो एमिनिटीज़ है हमारी कंप्लीटेड है, अभी बनकर रेडी है। उसके अलावा फिर ये सेकंड फ्लोर पे स्केटिंग कोर्ट मिल जाएगा आपको, बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट टर्फ है, बास्केटबॉल कोर्ट है। ये सब सारी चीज़ें अभी फिजिकली पे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और यहीं से अपना रेजिडेंशियल स्टार्ट है। तो बात कर रहे थे इसमें अपने क्वालिटी जो हमने यूज़ की हुई है, ये सारी जो ब्रांड्स हैं, ये मैक्सिमम ब्रांड्स इसमें से अपर सेगमेंट के दिए हुए हैं। जैसे जगुआर की बात करें तो उसमें भी 3 सेगमेंट आते हैं, लोअर, मिडिल, अपर, तो हमने अपर सेगमेंट ही यूज़ किया हुआ है। और सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं है कि हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, आप आइए, विजिट करिए। डेमो फ्लैट जब विजिट करा रहे हैं उसमें एक एक चीज़ आप बताइए उनको कि हमने ये चीज़ यूज़ की हुई है। अगर क्लाइंट थोड़ा भी समझदार हुआ या उसे प्रोडक्ट का नॉलेज है तो वो क्लाइंट आपको समझेगा। मतलब आप बाहर की साइड में जब 2 या 3 लाख रुपए आपको अगर कोई दूसरे प्रोजेक्ट पर सस्ता मिल रहा है तो उनको इस प्राइस से लेकर अपन जस्टिफाई, मतलब इस प्रोडक्ट को लेकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम महंगा क्यों दे रहे हैं। आप अगर वहाँ पर लेते हैं 4 या 5 साल में, जब वहाँ पर सीपेज, लीकेज और इन सब का इश्यूज आता है, तो आपको ये 3 या 4 लाख रुपए बहुत कम लगते हैं
कि यार इससे ज़्यादा मैं 10 लाख रुपए देकर भी ये सारी टेंशन नहीं पालना चाहता था। तो ये प्रॉब्लम आप उनको समझा सकते हैं। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट है, बहुत है, सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ऐसा कोई सा भी प्रोजेक्ट नहीं है जो नहीं बिक रहा है। जो ऑन गोइंग है, जिसमें काम चल रहा है, वो वाला प्रोडक्ट कंप्लीटेड है, वो सब बिक रहे हैं। तो अपना ये वाला भी बिकना चाहिए। मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ जो एमिनेंस की बात ही नहीं करते हैं क्लाइंट से। क्यों? क्योंकि उसका सेगमेंट नहीं है। उस सेगमेंट के क्लाइंट भी है इंदौर में, इंदौर आसपास के एरिया में, सभी दूर। आप अगर सिर्फ प्राइस को देखकर बात करते हैं कि यार इतना प्राइस है, क्लाइंट लेगा ही नहीं, या फिर क्लाइंट सुनकर भाग जाएगा। अगर क्लाइंट को ये वाला रेट लगता है कि हाँ मेरा इतना बजट है, तो उस क्लाइंट को एक बार वहाँ पर लेकर आइए। क्लाइंट को आप अगर खुद सक्षम नहीं है तो मुझे बोलिए, नंद किशोर जी को बोलिए, क्लाइंट को ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। उसके बाद में क्लाइंट का करीब ये मान के चलिए कि 50% मूड तो जब ये सारी चीज़ें देखेगा, 100% वो अपने जो फाइनल डिसीजन वाले प्रोजेक्ट है उसमें बिल्ड वैल्यू एमिनेंस को भी ऐड तो कर ही लेगा। फिर नेक्स्ट सेशन में उस टाइम पे देखेंगे जो भी उसका फाइनल डिसीजन रहता है। बाकी ये चीज़ है कि आप पहले से ही हार मान जाते हैं, पहले विजिट ही नहीं कराते हैं। और शीट पर भी आपने देखा ही है कि वहाँ पर विजिट नहीं हुई लेकिन उसमें नाम डल जाते हैं सभी के। लेकिन ऐसा मत करिए, आप उस पर जाइए। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्राइम लोकेशन है। इस टाइप का प्रोजेक्ट पूरे अभी उज्जैन रोड पर एक दो को छोड़ दे तो अभी तक कोई सा भी दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आया जो इस स्टेज पर आ चुका है। और रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये पहली ही है जो उज्जैन मेन रोड टच है। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। क्लाइंट्स इतने, बाकी दूसरे भी बेच रहे हैं। ठीक है, आप ना तो कोई क्यूरी करते हैं, मतलब यहाँ पर अपना 7 दिन हो गए। 7 दिन में मैंने भी ये देखा है कि हम सिर्फ यहाँ से सुन के जाते हैं, कुछ भी ना तो कहीं डाउट्स निकालते हैं, ना कुछ अपना कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैं क्लाइंट को लेकर गया था लेकिन सर ये प्रॉब्लम्स आई। अगर वो सारी चीजें आप नहीं बताएंगे तो उनको क्लियर कैसे करेंगे? वो आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? इसको लेकर अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है या कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो मुझे शेयर कीजिए या आप पूछिए। जब भी मतलब आपको टाइम मिले, जब आप फ्री रहे, उस टाइम पर आकर बैठिए और पूछिए कि ये मुझे प्रॉब्लम आई, मैंने क्लाइंट को लेकर आया तो इस वाली प्रॉब्लम के कारण क्लाइंट नहीं आ पाया, तो उसका कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। तो अभी ट्रेनिंग ठीक है, ट्रेनिंग को हम अभी विराम देते हैं। अभी अपन बात करते हैं मीटिंग के लिए। तो अभी इसके लिए अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि प्राइस फिर भी आपका जस्टिफाई नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, आपका कहना है कि सारी इमेजेस भी हमने उनको दिखा दी, सारे अपने जो प्रोडक्ट है वो भी दिखा दिए कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये वो, फिर भी मतलब 60 लाख के अराउंड आपका फ्लैट नहीं है। अभी उज्जैन रोड पर आप अगर 2 BHK फ्लैट लेने जा रहे हैं, कहीं पर भी मिनिमम आपने क्या प्राइस सेगमेंट अभी तक देखा है, उनसे क्लाइंट से पहला तो सवाल तो ये करें, और कौन से प्रोजेक्ट पर किया हुआ है। लेकिन आपने सस्ता वाला प्रोजेक्ट कौन सा देखा हुआ है, या उनके पुराने प्रोजेक्ट आपने कौन से देखे हुए हैं। अरविंदो पर अगर बात करें पूरे 2-3 किलोमीटर की रेडियस की, इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम साइज अगर 1000 स्क्वायर फीट भी आप लेने जाते हैं तो करीब 45 लाख रुपए के आसपास का फ्लैट मिलेगा इस पूरे एरिया में, जो सिर्फ एक बिल्डर मल्टी है, जिसमें ना कोई एमिनिटीज है ना कोई मेंटेनेंस है। उनके पुराने प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे तो वो भी आपको टाइमली डिलीवर नहीं मिलेंगे, और ये वाला प्रोजेक्ट भी जब बना होगा तो भी टाइमली डिलीवर्ड नहीं हुआ होगा। बाद में 2 साल बाद भी उनके कोई से प्रोजेक्ट आप देखते हैं तो वो भी मेंटेनेंस या मेंटेन है या नहीं है, एक बार वो भी आप विजिट करके देखिए। क्लाइंट को ये सारी चीज समझाइए। और हमारे पुराने प्रोजेक्ट 6 साल पुराना भी है, हमारा 8 साल पुराना भी है, हमारा 2 साल पुराना भी प्रोजेक्ट है। और मेन चीज ये भी है कि अगर उसका बजट है ना, तो वो इन चीजों पर कंसर्न नहीं करेगा कि वहाँ इतने का मिल रहा है, आप इतने में क्यों दे रहे हो। वो बात करेगा कि आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, क्या क्या अवेलेबिलिटी है आपके पास में, क्या प्रोडक्ट आप इसमें यूज कर रहे हो जिसके कारण आप इतना महंगा दे रहे हो। ये अदर प्रोजेक्ट्स है वो कंपैरिजन नहीं करेगा। और कुछ जिस क्लाइंट का अपन अप्रोच कर रहे हैं उनका बजट क्या है, अगर उनका बजट सही है ना तो वो सही में सिर्फ क्वालिटी वाइज की बात करेंगे, हाँ। बजट पे बात करते ही होंगे।
जैसे अभी भी जो डील हुई उनका भी सेम यही कहना था कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हम सागवान लगा रहे हैं, अदर प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है, जो क्रिकेट टफ है, बैडमिंटन है, तो वो क्या है कि यूएसबी पे जब अपन फोकस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सामने जो क्लाइंट है उनके माइंड में चीज़ें बैठती है। हाँ हाँ, मैं लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ कि आपके क्लाइंट उधर नहीं आ रहे हैं किधर M&S बहुत में, कम आते हैं। क्योंकि आपके पास जो क्वालिटी क्लाइंट्स की है वो परचेस कर सकते हैं उधर, हम्म। तो थोड़ा सा उस साइड भी फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा एक्चुअली क्या है। है ना, पहले मैं थोड़ा सा ये बजट वगैरह समझ लेती हूँ, अगर उनका होता है तो ही मैं वहाँ तक आती हूँ, क्योंकि उनका भी टाइम कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, अपना भी है। अब सही मुझे बात ऐसा है। लगता है कि जैसे महीने में अगर 10 विजिट है और 4 ऐसे क्लाइंट है जिनको वहाँ लेके जाना चाहिए, बताना चाहिए, सच में वो एमिनिटीज़ वो चाह रहे हैं, उस बजट तक वो जा सकते हैं और फ्रंट रोड का प्लान कर रहे हैं, तो मैं वहाँ तक लेके जाती हूँ। इसलिए मेरे साथ ऐसा होता एक है बार कि ऐसे भी शायद थोड़ी कम विजिट होती है। एक बार ऐसा भी कीजिए कि जिनका बजट है लेकिन वो प्रोडक्ट देखना नहीं चाहते हैं, तो एक बार उनको भी लेकर आइए, वहाँ की एमिनिटीज वगैरह बताइए, हो सकता है नेक्स्ट वहाँ टाइम पर से कन्वर्ट पक्का। होने के लिए, मतलब कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा ट्रेंड और क्राउन वालों को ऐसा लगता है हाँ कि यहाँ दिखाए हुए को वहाँ ले गए तो पता चला यहाँ भी नहीं लिया, फिर वो वहाँ भी नहीं लिया ये भी होता है सच में भी। तो थोड़ा वो सा बोलते हैं ये पसंद नहीं आया, वहाँ का पसंद आया, बट मैम आप रेट की बात कर रहे हो। नहीं, रेट फिर तो जो ग्रैंड का है उधर का है लगभग सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन लोकेशन उसको बराबर कर देंगे एक नहीं से तो ट्रेंड का और वीनेक्स का दोनों का बराबर होता है। फिर तो फिर तो उधर लाना भी ही विजिट हो पड़ेगा। फिर तो कंपेयर करवाना ही पड़ेगा। करवाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ज्योतिका मैडम के पास भी अच्छा खासा क्लाइंट बेस है, तो आप भी अगर उस साइड ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी विजिट्स होती है, मैंने देखा है क्लाइंट्स भी अच्छे आते हैं आपके पास। अगर उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको कुछ डाउट्स रहता है तो वहाँ पे विजिट के लिए मैं चल सकता हूँ आपके साथ में, नंद किशोर है ही, और मीटिंग में अपन कर सकते हैं और अच्छे से उनसे। अगर कुछ इशू आता है आप तो बताइए ना वहाँ पे कि किस कारण से वहाँ पे आपके क्लाइंट जो है स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं या फिर वहाँ से थोड़ा हट रहे हैं। और इसके अलावा लगभग बिल्डिंग कंप्लीट होने की कगार पे है, 6 फ्लोर की छत डल ही रही है, प्लास्टर भी उन्होंने चालू कर ही दिया है, तो क्या है दिसंबर में पोजीशन भी आ जाएगा। क्लाइंट जो अभी 6-8 महीने के लिए पोजीशन में मांग रहा है कि यार 5-6 महीने में या फिर इस टाइप से चाहिए, तो वो वाला प्रोजेक्ट अभी है अपने पास। इसके अलावा क्या है कि इंदौर का क्लाइंट बेस है ना बहुत मजबूत है, पैसा बहुत आ गया है लोगों के पास में। आपको ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, तो अपन बुला नहीं पा रहे हैं। क्लाइंट तो बहुत हैं, बहुत प्लॉट बिक रहे हैं, बहुत फ्लैट बिक रहे हैं, मल्टियाँ पूरी पूरी मल्टियाँ बिक रही है, इन्वेस्टर बहुत आ रहे हैं, 8-8 10-10 फ्लैट ले रहे हैं, बस वो अपने पास क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ ना कुछ अपने में कमी होगी ना, मतलब जा रहे हैं वो कहीं पे भी दूसरे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, प्लॉट्स पे जा रहे हैं, अपने पास भी तो आना चाहिए ना। तो अपने में ऐसी कौन सी कमी रह रही है तो जिसके कारण क्लाइंट अपने पास नहीं आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करें और निकालें, अपनी जो कमियां हैं उसको थोड़ा फुलफिल करें। अभी मैं भी पहले सिर्फ कॉलिंग के बेस पे ही रहता था सब सारी चीज़ें, अब क्लाइंट से जाकर मिलने लगा हूँ तो थोड़ा सा अभी और सुधार हुआ है। तो आप भी अगर ये चीज़ करें कि क्लाइंट अगर नहीं आ पा रहा है तो आप डायरेक्टली उससे जाकर मिलें, समय ले लें। जाकर मिलने से एक फ़ायदा ये भी है कि उनसे आप रेफरेंस वहीं के वहीं ले सकते हैं। आप फ़ोन पे रेफरेंस मांगेंगे वो नहीं देगा, आप जाकर मिले हैं, आधा घंटे बैठे हैं, तो इतनी तो आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी कि वो एक ना एक नंबर तो आपको दे ही देगा। उससे अगर आप जाकर मिलते हैं तो मे भी हो सकता है वो 2 या 3 नंबर दे दे आपको, या फिर वो परचेस कर ले। तो थोड़ा सा अपने आप को निकालिए बाहर, गर्मी है अभी तो दुकानें यूँ ही खाली पड़ी हुई है, किसी से भी जाके मिल सकते हैं आप, और किसी के रेफरेंस के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है, दोपहर के साइड में कोई भी नहीं मिलता है, आप ही चले जाइए क्लाइंट वहाँ जो व्यापारी लोग हैं उनके पास। अभी मैक्सिमम लोग आप राजवाड़ा के आसपास के और इधर के साइड के देखेंगे तो फ्री बैठे हुए मिलेंगे आपको। उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। अपने पास प्लॉट भी बहुत सारे हैं, फ्लैट भी बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, तो सबके बारे में आप बता सकते हैं। एक मैं और विजिट के लिए आपको बता देता हूँ कि आप विजिट किस वे में कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिट अपने लिए। आप स्टार्टिंग यहाँ से कीजिए, अपना ऑफिस यहाँ पर है और आप यहाँ लाते हैं और यहीं से चले जाते हैं क्लाइंट। आप शुरुआत यहाँ से करें,
यहाँ पे अपने 2 एलिवेशन के फोटो लगे हुए हैं, यहाँ पर खड़े रहे, एलिवेशन दिखाएं, मेन गेट दिखाएं, यहाँ से यहीं से अंदर की साइड में जाएं, दोनों साइड की पार्किंग को दिखाते हुए एंट्रेंस पूरा फॉयर ये दिखाएं, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, 2 लिफ्ट है। इसके बाद में यहाँ से कॉरिडोर होते हुए इस साइड में जाएं, यहाँ पर गेट बन चुका है, ये अपना कम्युनिटी हॉल है, ये पहले विजिट कराएं। इसके बाद में यहाँ पर जो भी केयर टेकर का रूम वगैरह बना हुआ है, स्टोर रूम वगैरह बना हुआ है, ये दिखाएं। इसके बाद में इस साइड में जाकर ये वाला सोसाइटी का ऑफिस है। अभी तक किसी भी अपने प्रोजेक्ट में या फिर आसपास के किसी भी प्रोजेक्ट में सोसाइटी ऑफिस नहीं बना है किसी बिल्डिंग के अंदर, हम वो भी दे रहे हैं और वो भी अच्छी खासी साइज़ में है। अभी 8-10 दिन में वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब ये वाली चीज़ है। रैंप दिखाएं, पीछे की साइड में जहाँ मंदिर दिख रहा है वो दिखाएं। यहाँ से फिर आप ऊपर जाते हुए इस साइड से 2nd फ्लोर पे जाएं, आगे का पूरा पार्किंग स्पेस दिखाएं। उसके बाद में जिम, इंडोर गेम्स, योगा मेडिटेशन, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लग चुके हैं, इसमें गेम्स वगैरह लग चुके हैं। ये सारी चीज़ें दिखाएं और दिखाने के बाद में उनको इनकी क्वालिटी बताएं और समझाएं कि मतलब आप अगर जिम नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो जिस टाइम पे आप फ्री रहें उस टाइम पे आप यहीं के यहीं 2 फ्लैट आपको नीचे उतरना, लिफ्ट में बैठना है, आपको जिम तक आना है, जिम कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों के लिए इंडोर गेम्स है, ये सारी चीज़ें देखें। योगा मेडिटेशन मैक्सिमम लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको पास ग्रुप भी है लेकिन जगह नहीं है, स्पेस नहीं रहती है। मल्टीज वगैरह में जो रहते हैं, कहाँ पर योगा टीचर को बुलाएं फिर करें ये वो। यहाँ पर क्या है कि ये फैसिलिटीज़ वगैरह इस वाली बिल्डिंग में दी हुई है। इसका स्केटिंग कोर्ट है जो बच्चों के लिए है, उसके लिए आप बताएं उनको। फिर बैडमिंटन कोर्ट है, अपना क्रिकेट टर्फ है, बास्केटबॉल कोर्ट है, यही से। फिर यहाँ से आने के बाद में ये सब सारी एम्प्टीज बताने के बाद में आप उसको ऊपर के फ्लोर पे ले जाएं। यहीं से डायरेक्टली ये डेमो या ये डेमो मत ले जाइए, पहले ऊपर के फ्लोर पे ले जाइए, सामने का व्यू दिखाइए, आउट साइड का व्यू दिखाइए। सारी चीजें दिखाने के बाद में जब क्लाइंट थक जाए तो उनको नीचे लेकर आए। आप पहले इनकम्प्लीट फ्लैट दिखाएं, जो भी यूनिट उनको पसंद आ रही है वो वाली दिखाएं। उसके बाद में जो अपना 10 नंबर का यूनिट जो डेमो बना हुआ है वो वाला विजिट करा है। उसमें कस्टमर की मैक्सिमम क्यूरीज वगैरह आ जाती है, अरे यार उसका बेडरूम छोटा है, उसका जो है किचन थोड़ा छोटा लग रहा है, उसके बाद में मास्टर बेडरूम थोड़ा छोटा लग रहा है, ये वो पहले वही वाली क्यूरीज यहाँ पे रहेगी। फिर उसको अगर वो देखेगा इनकम्प्लीट से जब कंप्लीट में आएगा तो उसके थोड़े और डाउट क्लियर होंगे कि अरे यार हाँ थोड़ा सा आप बड़ा लग रहा है, लेकिन फिर भी बेड आ जाएगा तो छोटा लगेगा, ऐसा होगा वैसा। तो फिर ये वाला पूरा विजिट कराने के बाद में फिर यहाँ पर लाएं। जब ये 16 नंबर के यूनिट में जो डेमो पूरा फुल फर्निश दिया हुआ है, उसमें एक एक चीज़ लगाई हमने, बेड लगाया हुआ है, उसमें फिर वार्डरोब है, सोफ़ा है, किचन वगैरह बनाया हुआ है। तो एक्चुअल साइज जो है यहाँ पर आके उनको समझ में आएगी कि यार बेड लगने के बाद में भी, वार्डरोब रखने के बाद में भी काफ़ी स्पेस अपने फ्लैट में बची हुई है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पर आके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर उनको बड़ा सेगमेंट चाहिए कि यार मेरा बेडरूम साइज़ बड़ा हो तो 1010 में जाइए, सबसे छोटा साइज़ है लेकिन बेडरूम साइज़ सबसे बड़े मिलेंगे इसमें। 11x13 बहुत मैक्सिमम साइज़ होता है, एक फ्लैट में स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छा है, वो देख सकते हैं। व्यू की तो बात हमने कर ही ली है। व्यू आप किसी भी साइड से आएंगे, फ्रंट में अगर जाते हैं, छत पे अगर जाते हैं तो सामने का व्यू पूरा रेवती रेंज दिखाई देता है। टॉप फ्लोर पे अगर छत पर रहते हैं तो इधर से अरविंदो और अपना मेट्रो स्टेशन वगैरह सारा अपने छत से ही दिखाई देता है। उसके अंदर सामने रेवती रेंज पूरा हिल स्टेशन वाला व्यू मिलता है। राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो उज्जैन रोड, रेवती रेंज पूरा आपको पहाड़ी तक दिखाई देता है। रेवती रेंज के बाद में जो अपना उज्जैन मेन रोड है वो भी काफ़ी लंबी दूरी तक दिखाई देता है और पूरा ग्रीनरी दिखाई देता है। इस साइड में भी सेम वही चीज़ें, इस साइड उज्जैन रोड का पूरा ग्रीनरी दिखाई देता है। बैक साइड से अगर देखते हैं 3rd फ्लोर से ऊपर का पूरा दिव्य विहार कॉलोनी क्रॉस करते हुए एक इंदौर का अच्छा व्यू दिखाई देता है। ये वाला सेगमेंट भी आप अगर देखते हैं, इस साइड में मैक्सिमम लोग विजिट नहीं कराते हैं, लेकिन इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको अगर आप ठंड के दिनों में देखेंगे तो यहाँ तक धूप आती है। हमने ठंड में देखा हुआ है, यहाँ तक धूप आ रही है इसमें। अगर आपके बेडरूम में धूप आ रही है, आपके किचन में धूप आ रही है तो एक अच्छा सेगमेंट है, मतलब एक अच्छा साइन है पॉजिटिव एनर्जी का। अगर आपके बेडरूम में किचन में धूप आ रही है तो एक पॉजिटिव साइन रहता है।
इस साइड में धूप नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये व्यू के कारण बिक रहा है। अगर फोकस इस पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप उनको फैसिलिटीज़ बता सकते हैं कि आपकी धूप यहाँ तक आ रही है। गर्मी के दिनों में इसमें धूप नहीं आ रही है। आप अभी के टाइम में विजिट करेंगे ना तो धूप बालकनी तक आती है, बालकनी से चले जाती है। लेकिन जब ठंड के दिनों की बात है, जब हमने देखा था आधे बेडरूम से ज़्यादा में इसमें धूप थी, तो वो और अच्छा एक साइन है। आदमी जाता है और 10 मिनट में नीचे उतर के आ जाता है, जबकि ये बिल्डिंग में अपने को कम से कम एक से 1.5 घंटा लगता है एक विजिट कराने में। क्योंकि मैं जब भी क्लाइंट को लेकर जाता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ तो उसको 1 से 1.5 घंटे के पहले वो नीचे नहीं आता है। तो इतना ही टाइम क्लाइंट के साथ दें, इतने में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो कस्टमर आपको बता देगा कि उसके बजट नहीं है या फिर जो भी दूसरा इश्यूज है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है अगर 1 से 1.5 घंटा उसके साथ में निकाला है। तो क्या है, बजट नहीं है तो अपन उसको कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिखाएं। अपने पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है और भी अच्छे सेगमेंट में, मतलब बजट सेगमेंट में। और कुछ इसमें क्यूरीज वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। फाइनल 1-2 मिनट बचे हैं। एक और क्वेश्चन है। अभी तो टीम को भी चैलेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे तो आप लोग चैलेंजेस डिफीट कैसे करते हैं? मतलब जैसे इंडिविजुअली की बात करें, कैसा? नॉलेज तो है, आपको बता दें कि मेरा अभी तक एक भी बुकिंग नहीं हुआ, किनका? वो चैलेंज क्या है? मतलब वहाँ पर सेटिंग के बाद भी वो क्या चैलेंज है? किनका? वो पिछली जर्नी बता रहे थे, हाँ, शुरू के 6 महीने के बारे में बता रहे उसके बाद में यहाँ की विजिट बुकिंग नहीं है उनकी, लेकिन बाहर की आप ओवरऑल देखें तो बुकिंग से वहाँ का हो सकता है उनके। वहीं पे जैसे उनको बैठे 2 साल हो गया है, तो उस चीज़ का मैं पूछ लिया, वहाँ क्या ऐसा चैलेंज है कि वहाँ सेटिंग होने के बाद भी जैसे रहता है। हैं। ये आपका डाउट है। मतलब जैसे क्या होता है कि उनका सब जगह बुकिंग है, रहेगा कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन चीज़ को अगर वहाँ पर अपनी 8 से 9 बुकिंग दूसरों लोगों की हुई है, 12-15 लोगों की बुकिंग हुई है, हाँ, क्योंकि उनकी मैक्सिमम साइट विजिट या मैक्सिमम विजिट्स उन्होंने कराई है। हाँ, अब उनके कुछ ग्रह नक्षत्र उनके साथ नहीं बैठे होंगे, फिट नहीं हो रहे होंगे कि उसमें हुई, लेकिन अभी खाता खुला है, पहली बुकिंग हुई है अभी वहाँ पर उनकी। ऐसे मैंने भी करीब 7 से 8 विजिट हर महीने ग्रैंड पे कराई थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। चैलेंजेस वही आ रहे हैं सर, मैं बताता हूँ। चैलेंजेस वो आते हैं वहाँ मेंटेनेंस से बुकिंग नहीं होती, वहाँ जो कस्टमर आता है उससे बुकिंग नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, कोई भी बुकिंग कस्टमर 7 लाख रुपए की बुकिंग करने नहीं है, सारी चीजें अपने लैपटॉप में ढूंढता है, वो वहाँ से होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग में जो पोर्टल्स ने हम लोग के रेगा नहीं आया था, इसके कारण हम लोग उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज मार्केटिंग नहीं करते। अभी मार्केटिंग कर रहे हैं उस पर। अब जो लीड्स आ रही है, क्वालिटी लीड्स आ रही है, ऐसा नहीं कि 10 के रेट 10 बिल्कुल के लिए आई होगी, वो अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग कमीशंस के लिए भी आती है, राइट? तो वैसे उसमें से एक लीड आती है जो विजिट करने के लिए आता है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आता है, तो उसको एक लीड अब आई है तो एक लीड विजिट कर लेगा, वो जरूरी नहीं। तो बस वही चल रहा है। पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं, आप भी देखते होंगे। शांति विहार पे आप रहे हैं 4-5 महीने के आसपास कुछ रहे हैं, आपने वहाँ पे देखा है हर एक कस्टमर वहाँ पे जो आता है वो लेने के लिए नहीं आता, लेकिन मुझे सारे लोग बजट सबका 30 का भी होता है, 40 का भी होता है, 50 वाले भी आते हैं। तो वैसा वाला सेगमेंट है कि जो आपका बिजनेस सेगमेंट है, जब लोग यहाँ से वापस जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जब वो विजिट करते हैं उस टाइम पे वो बिल्डिंग करते हुए देखते हैं तो आ जाते हैं क्या चल रहा है, लेकिन उनका बजट नहीं है। बजट सेगमेंट वाले जितने भी लोग हैं सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी मिलेंगे या फिर उनके पास जाके मीटिंग्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उनसे प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनसे मिलने जाना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे आएंगे। कोई आपने जितना भी चेक भी वहाँ पे जिन्होंने बुकिंग किया है वहाँ पे मैक्सिमम रेट भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ठीक है, पुलिस ऑफिशियल्स है, उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है मिलने के लिए या वोटिंग के लिए। बाकी जितने भी बाकी के लोगों के जितने भी कस्टमर्स की बुकिंग जो जिनका बुकिंग हुई उनके कस्टमर्स जो है वो ऑनलाइन सेगमेंट से ही आए हैं, वोटिंग कोई भी नहीं। तो वो अप्रोच है। बाकी अभी जो है उसने काफी यूनिट्स बताया एंड मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं अच्छे ऐसे बुकिंग्स करने कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा होता है बहुत सारे। एक भी इससे टूट जाता है कि सर मुझे साइट पर बैठना है, तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि साइट पर बैठने से बुकिंग नहीं होती है, कस्टमर को प्रोस्पेक्ट करने से, कस्टमर को साइट पर लाने से बुकिंग होती है।
और जो कस्टमर खुद चल के साइट पर आ रहा है वो उस प्रोजेक्ट पर लेने का बजट रखता ही नहीं है, क्योंकि जो रीज़न बताया उन्होंने। तो हमें ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल मार्केट करने की, हमें ज़रूरत है कस्टमर्स तक पहुंचने की, हमें ज़रूरत है कॉर्पोरेट ऑफिसेज में उस सेगमेंट के लोगों से डायरेक्ट मिलने की, अप्रोच करने की। या एक तरह से ऐसा समझ लो कि जो प्रीमियम सेगमेंट की कार लोग चला रहे हैं, ऐसे ऐसे डेटा को फिल्टर करके उन लोगों के पास जाकर मिलना पड़ेगा हमें, वो नहीं आएंगे साइट पर। और ये तो बिल्कुल हर साइट की कहानी है। लोग सोचते हैं कि हमें एक साइट दे दी जाए, हम वहाँ बैठ जाएंगे, कस्टमर आएगा, बुकिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये रानू मैडम जो रानू ओझा और ज्योति मैडम को भी पता है। इन्होंने भी पूरे ओरिएंट प्राइड पर शुरू से लेकर आखिरी तक सिटिंग की, लेकिन वहाँ जो कस्टमर चल के आया उसमें किसी ने भी नहीं लिया। इन्होंने जो खुद से मेहनत की, ऑनलाइन के ऊपर काम किया, जिन कस्टमर से खुद जाकर मिले और उस कस्टमर को पकड़ के जब खुद साइट पर लेकर आए, विजिट कराई, उससे बुकिंग आई। 100% सही बात है। ऐसा ही मेरा मतलब एक रेशियो रहता है कि 5 या 6 विजिट में एक बुकिंग हो जाती है। मैंने ग्रैंड पे करीब 20 से 25 विजिट कराई होगी, आज तक एक भी वहाँ पे बुकिंग नहीं दे पाया। और मेरा अभी भी उस पर एक मेहनत यही है कि यार ये वाला प्रोजेक्ट मेरा खाली नहीं जाना चाहिए। अब जो मेरी नेक्स्ट बुकिंग होगी वो ग्रैंड पे ही होगी और बहुत जल्दी होने वाली है। सभी अपनी अपनी फील्ड में किसी ना किसी एरिया में है परफेक्ट, वी नो ऑल दैट। कोई साइट विजिट में है, कोई कॉलिंग में है, कोई क्लोजिंग में, या हम सब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में परफेक्ट हो। ट्राई कर रहे हैं और हम में कुछ बेटरनेस आए, इसीलिए कंपनी ने ये सेशन शुरू किया है। तो चीज़ें जो यहाँ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, उसे कहीं ना कहीं अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे काम में तो रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे, नो डाउट। सेल्स की जब बात करते हैं तो अधिकतर जो मैंने चीज़ें सीखी है, समझी है, वो कहीं ना कहीं इमोशनली या फिर एक कनेक्शन जब हम लोग क्लाइंट के साथ बनाते हैं, उनकी जब नीड्स समझते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बेटर रिजल्ट हम लोगों को दिखता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैनोपी पे कोई आया या पोर्टल से कोई आया तो डायरेक्ट हम शुरू कर दें कि सर आपने ये प्रोजेक्ट पे अपनी इंक्वायरी करी थी और बस हम उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ गलतियाँ इस तरीके से करी थी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब तक हम लोग सामने वाले की नीड ना समझें, उनका बजट सेगमेंट ना समझें, उनका पर्पस ना समझें, चाहे वो रेसिडेंशियल पार्ट में हो, इन्वेस्टमेंट पार्ट में हो, रेडी टू मूव में हो, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाह रहे हैं, कुछ महीने रुक सकते हैं, उसके बाद ही हमें सजेशन देना चाहिए। ओवरव्यू तो हम डिस्कस करते ही हैं, कभी कभी इसलिए कि हाँ हम हमारी कंपनी की इमेज को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आज की तारीख में 12 से 13 प्रोजेक्ट हमारे रनिंग में हैं, और कभी कभी इसलिए कि कहीं ऐसा प्रोजेक्ट कोई ऐसा ना छूट जाए कि कोई अगला उनको विजिट करवा दे। तो डिस्कस तो सभी करते ही हैं अपन प्रोजेक्ट, और एक जो सजेस्ट अपन करते हैं तो वो उनकी नीड्स को समझने के बाद ही करते हैं। सेल्स जैसे मैंने कुछ वीडियोस जो लास्ट देखे थे यूट्यूब पे या इनिशियल फेज़ में, तो ये चीज़ है कि इमोशनली कभी कभी हमें थोड़ा बहुत कनेक्ट होना पड़ता है चीज़ों को लेके। हम एकदम कट टू कट नहीं प्रोफेशनली शो कर सकते हैं, उनकी नीड्स समझें और आगे बढ़ते हैं। सेल्स में एक चीज़ और ज़रूरी है, ट्रस्ट फैक्टर, कि व्यक्ति ने अगर आप पे ट्रस्ट कराए, हम खुद भी जानते हैं कि अपने पास 12 से 13 प्रोजेक्ट है, इंदौर में प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप ही की कंपनी को क्यों चूज़ करें, आप ही से क्यों वो चीज़ें लें। पोर्टल मैक्सिमम अपने यहाँ से 60% लोगों का चल रहा है, एक ही क्लाइंट कहीं ना कहीं 4 से 5 लोगों से कनेक्टेड है, तो वो आपसे ही क्यों ले, आपसे ही क्यों साइट विज़िट करें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी जो सेशन हुआ था उसमें कहा था कि चाहे हम फर्स्ट कॉल कर रहे हो, सेकंड कॉल कर रहे हो, थर्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनको ये ट्रस्ट दिलाना है कि हाँ आपकी जो कंपनी है वो ट्रस्टफुल है। आप खुद जो पर्सन हो उसके लिए आपको भी मतलब खुद को भी हमें इतना नॉलेज देना पड़ता है, लेना पड़ता है कि व्यक्ति को बात करने से लगे कि हाँ मुझे मेरी अगर 3 लोगों से बात हो रही है यूनिवर्सल में, तो मुझे इनसे कनेक्ट होना है वहाँ जाकर। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट आप अपनी इमेज पे बनाएं, अपनी कंपनी पे बनाएं, कि वो आते हैं आपसे मिलें, और अगला जो रेफरेंस कहीं किसी और को दे तो वो ये कहे कि हाँ उस कंपनी में ये व्यक्ति है या ये लेडी है जिनसे बात करें। कनेक्शन और रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। क्लाइंट से
अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं कि ठीक है उनकी नीड हमने समझ ली, उनको सजेशन दे दिया, ओवरऑल मार्केट तो उन्होंने भी घुमा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने भी 8 से 10 प्रोजेक्ट विजिट किया है, उसके बाद वो आपके पास आ रहे हैं। जो रेट्स वगैरह की बात निकलती है तो वो वहाँ गए हैं, उन्होंने देखा है चीज़ें, इसलिए आपको बोल रहे हैं। नीड जब हम समझते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डिस्कशन होता है कुछ वर्ड्स के ऊपर, तो सामने वाला व्यक्ति एक कनेक्शन फील करता है या आप पे ट्रस्ट करता है। एफ़र्ट्स तो सभी बहुत ही कर रहे हैं, हम सभी लोग अपनी जगह, सभी अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। हम हमारे एफ़र्ट्स करते हैं, कॉलिंग, फॉलोअप, विज़िट, लेकिन जो डील तक बात नहीं जाती है, मुझे कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं जो शायद हमें ध्यान देना चाहिए। कस्टमर नीड्स के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे कॉलिंग हो या फिर कैनोपी पे अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो जैसे बिल्ड वेल पे ही मान लो कोई भी बैठा है या मैं खुद भी बैठी हूँ, तो जब तक मैं नहीं समझूंगी कि हाँ वो रेडी टू मूव जाना चाह रहे हैं या उनका ये बजट है या नहीं, तो तब तक मैं अगर उन्हें पहले से कितना भी सजेशन दे दूँ वो नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग बिना झिझक के हमें ये कर लेनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेटर नीड्स, लिसन प्रॉपर, 80% हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कस्टमर को समझें, कस्टमर की नीड को जानें, ठीक है। वो एमिनिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो बजट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या फिर उनके लिए प्रायोरिटी उनकी लोकेशन है कि हमें नियर बाय एमआरटेन ज़्यादा चाहिए, हमें मेन रोड चाहिए, हमें एमिनिटीज़ ज़्यादा चाहिए, या हम बेसिक नीड में भी कंफर्टेबल हैं। प्लॉटिंग वगैरह में भी बात करें तो ये चीज़ें आती है कि डिस्टेंस फैक्टर, फिर एक यूएसबी वगैरह की बात आ जाती है कि हाँ गार्डनिंग वगैरह आपके यहाँ पे होनी चाहिए। मुझे तो इतनी बड़ी कॉलोनी में ही जाना है जहाँ पे 300 350 के प्लॉट्स हो, 10 बीघा से ऊपर की कॉलोनी हो। कोई किसी का चॉइस ऐसा होता है कि नहीं हम एक छोटे सेगमेंट में भी चले जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ के सुन के आएंगी। साइट विज़िट और कॉलिंग पे वैसे ज्योति मैम ने काफ़ी अच्छा बताया था चीज़ें, कॉलिंग वगैरह पे लेके। तो ये चीज़ तो है कि कॉलिंग जब हम लोग करते हैं तो एटलीस्ट उनका हम समझें क्या व्यू है, उनको क्या पसंद है प्लॉटिंग में, बाकी चीज़ों में 40% उनसे चीज़ें डिस्कस करें, ओवरव्यू हमारे सारे प्रोजेक्ट डिस्कस करें। बेसिक जो हमें ज़्यादा फोकस करना है वो हम चाहते हैं कि वो इसमें परचेस करें, इस प्रोजेक्ट में, उस पर ज़्यादा देना है, 20% अप्रॉक्स। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि नेगोशिएशन और क्लोजिंग तो अपनी जगह है, लेकिन जो अपने डील की शुरुआत होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है। आपकी फ़र्स्ट मीटिंग से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डलता है कि आप क्या डिस्कस कर रहे हो, आप उनको समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आप क्या सजेशन दे रहे हो। उनके पास भी टाइम भी है, उनके पास और भी लोग हैं, उनके पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो जाके वो देख सकते हैं, उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे अपन ब्रोकर्स की बात करें या कुछ भी। साइट विज़िट का जैसे बात आती है तो अपना गेटअप नो डाउट बहुत इम्पैक्ट डालता है। साइट विज़िट में भी छोटी छोटी बातें हैं कि जब हम विज़िट करवा रहे हैं तो जैसे सपन सर ने एक बात बोली थी कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या प्लस पॉइंट से पहले वो डिस्कस करें। अभी हेमराज सर ने बताया कि हम लोग साइड से चले जाते हैं, जो कि गलत है, हमें फ्रंट से शुरुआत करनी चाहिए। तो ये पहले स्ट्रेटजी हमें खुद को बनानी चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है, इन एम्यूनिटीज़ को यहाँ बताना है, फिर अगला जो हमारा स्टेप होगा, अगला जो डिस्कशन होगा वो इस पॉइंट से यहाँ तक होगा। जैसे ग्राउंड फ्लोर में हम लोगों ने बता दिया मल्टीपर्पज़ हॉल, तो उस पर हम ये जोर डाल सकते हैं कि आपका कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, कोई भी गेट टुगेदर प्लान होता है तो आप यहाँ कर सकते हो, ये इस यूज़ के लिए बनाया है। ऐसा नहीं कि सब सिर्फ अपनी सोसाइटी का डिस्कशन होगा तभी आप यहाँ पे गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं या तभी आप लोग आ रहे हैं, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हो। तो ये उनके माइंड में भी रहेगा कि हाँ अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा जोर डालते हुए चले। ऐसा नहीं है कि अपने को जल्दी निपटाना है, 5-10 मिनट। सही बोल रहे हैं हेमराज सर, मैं भी देखती हूँ ग्रैंड पे आते हैं 10 से 15 मिनट में विज़िट हो जाती है, लेकिन उसकी जो यूएसपी है वो हमें निकालनी पड़ेगी और हमें बतानी पड़ेगी, तब उनको पता चलेगा कि हाँ ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज़ विजिट्स हर जगह हो रही है, प्रोजेक्ट्स हर जगह। अर्जेंसी की बात है तो सपन सर का मुझे एक सेशन याद आया था, ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट ऐसा सोच लेते हैं कि अभी इतना डाउन पेमेंट नहीं है, अभी लोन नहीं है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद प्लान कर लेंगे। लेकिन अर्जेंसी अगर हम ही उन्हीं को नहीं बताएंगे तो वो भी उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो भी वाकई में 1 से 2 महीने तक टाल देते हैं। और अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने ये चीज़ें देखी है कि विज़िट के बाद विदिन अ वीक या मैक्सिमम 10 से 15 दिन
में अगर बुकिंग हो रही है तो इट मीन्स हो रही है, अदरवाइज़ वो टल जाती है। बहुत कम रेशियो होता है कि 1-2 महीने बाद व्यक्ति फिर से आता है, क्योंकि तब तक रेट्स बढ़ चुके होते हैं, जो चॉइस उन्हें चाहिए थी वो निकल चुकी होती है। अब अर्जेंसी की बात करें तो जैसे सपन सर ने सेशन लिया था, बताया था कि एक जो अपना फ्लोर प्लान होता है उसमें उनके बजट के अकॉर्डिंग हमने यूनिट शॉर्ट लिस्ट करी। फिर पूरी बिल्डिंग में देखा जाए तो वो एक पर्टिकुलर फ्लैट वहाँ पे 8 है, 10 है, 4 है, वो अपन बता सकते हैं। तो उनके माइंड में ये क्लियर होगा कि हाँ मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, 4th फ्लोर पे जाना है, तो एक चॉइस शॉर्ट लिस्टिंग हम पहले ही करके दे रहे हैं उन्हें। वे ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे उनकी नीड्स को लेकर हो, चाहे उनके इंटरेस्ट को लेकर हो, वो भी बहुत मैटर करता है। ज़्यादातर कोशिश करें कि हमारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर हमें पॉजिटिव ही मिले, यस में मिले। जैसे जब साइट विज़िट हो जाती है या हमारा कॉल एंड होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कॉल तब तक एंड नहीं होना चाहिए जब तक हम उनसे नेक्स्ट फॉलोअप का टाइम ना ले लें या नेक्स्ट डेट का टाइम ना ले लें कि कब हम लोग मिल सकते हैं या कब नेक्स्ट बात हम इस टॉपिक पे कर सकते हैं, कब विज़िट हो सकती है या कब डील फाइनल का रख सकते हैं। साइट विज़िट होती है, साइट विज़िट करवा दी अपन ने, 3 प्रोजेक्ट दिखाए, 4 दिखाए, 5 दिखाए, तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर मैंने जो आपको प्रोजेक्ट दिखाए उसमें से आपको कौन सा बेटर लगा, या फिर वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सर आपको कुछ 2-3 चीज़ें अच्छी लगी इसमें। पूरे दिन में अगर उन्होंने 10 प्रोजेक्ट देखे हैं तो वहाँ पे 5 मिनट के लिए वो सामने वाला क्लाइंट भी सोच में पड़ जाएगा कि वाकई में इन्होंने जो मुझे प्रोजेक्ट दिखाए हैं उसमें ऐसी खासियत क्या थी, क्योंकि हमने उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करा है। और 5 मिनट का टाइम सभी के पास है जाते जाते, चाहे कहीं पर भी हो, ऑफिस पे हो, कॉल पे हो, वो घर पहुँच गए, हम लोगों ने पूछा कि हाँ सर ठीक है, और दूसरे प्रोजेक्ट जो आपने देखने थे देख लिए, लेकिन जो मैंने आपको बताए 4 प्रोजेक्ट उसमें से मुझे ये लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, तो इसमें आपको कुछ खासियत लगी, कुछ 2-3 पॉइंट आप बताना चाहेंगे। इससे 2 बातें क्लियर होगी, हमारी विज़िट कैसी थी ये हम नेक्स्ट टाइम पे और प्रॉपर कर पाएंगे, और हमारे प्रोजेक्ट की और अलग से जो यूएसपी है जो शायद हमें अगर नहीं पता होगी तो वो भी पता चल जाएगी। यहाँ पे हमारा नॉलेज भी बहुत मैटर करता है। कंपनी डे बाय डे अच्छे सेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमारे नॉलेज के लिए करवा रहे हैं। बात हम फाइनेंस की करें, पेमेंट्स टर्म की और इन सब की, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि विज़िट पे जब अपन आ रहे हैं, पेमेंट टर्म का अगर क्वेश्चन होता है तो हम उन्हें रोक देते हैं क्लाइंट को कि सर 2 मिनट रुकिए, हम हमारे सीनियर से पूछ के बता रहे हैं, चाहे लोन की बात हो या कुछ भी हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम हमारी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव कर देते हैं क्लाइंट के सामने। फिर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यार जो मुझे फाइनल बात करनी है वो इनके सीनियर से ही बात करनी है, इनको इतना नॉलेज नहीं है। वो कोई सा भी सेक्टर हो सकता हो, हमारा प्रोडक्ट नॉलेज हो सकता हो कि सामने वाले ने पूछ लिया कि अच्छा ये आपका सुपर बिल्टअप है तो आपका बिल्टअप कितना है, या इसमें आप लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस पर्टिकुलर फ्लैट पे लोन कितना होगा। तो ये कैच हमें करना होगा कि सामने वाले की सैलरी कितनी है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें लोन कितना उनको मिल रहा है, जो साइजेस वगैरह की चीज़ें हैं वो कैसा क्या है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारी इमेज को बहुत इफ़ेक्ट डालेंगे। कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक पहली विज़िट में उन्होंने ये चीज़ें नोटिस कर ली कि हाँ आपको 2-3 पॉइंट्स का नॉलेज नहीं है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने सीनियर पे भी डिपेंडेंट है या जो भी चीज़ें हैं। क्लाइंट को हमेशा यही फील होना चाहिए कि हाँ ठीक है, जब आप फाइनल करने बैठोगे तभी आप सीनियर के साथ हो, उसके अलावा मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, चाहे वो आपका डाउन पेमेंट हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो नेक्स्ट टाइम भी वो आप ही से कांटेक्ट करेंगे, फाइनल की बात होगी तो आपको बिल्कुल टाइम भी देंगे। वो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री होकर बताता हूँ फिर आप अपने सीनियर का टाइम लेना, नहीं, डायरेक्ट अपन कॉल कर रहे हैं, पूछ सकते हैं सर उस दिन साइट विज़िट हुई थी, आज या कल में अपन प्लान कर लें। वे ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, क्वेरीज़ जो उनकी निकलती है वो हमें पता होनी चाहिए ताकि वो हमारी इमेज पे अच्छा इम्पेक्ट डाले, वो अगली बार किसी और से जाके कनेक्ट ना हो, या वो डिपेंड ना रहे अपने सीनियर से मिलने के लिए। क्योंकि हर बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो एट अ टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और जब हम विज़िट कराते तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, चाहे वो अपना बिल्टअप, सुपर बिल्टअप हो, जैसे लोन की मैंने बात कही आपको, स्टेज की बात करी, स्टेज के अकॉर्डिंग डाउन पेमेंट कितना बैठेगा। अभी जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग हमारी मान लो पेमेंट टर्म है 45% देना है, हमने उनको डाउन पेमेंट बता दिया बस 10 से 20% ही लगेगा, तो फिर आगे चल के वो फिर कैच कर लेंगे सीनियर के सामने, अपना ही कहीं ना कहीं एक पॉइंट रख देंगे कि इन्होंने तो ये कहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पहले हमें क्लियर होनी चाहिए, और अगर सारी चीज़ें ओके है फिर तो क्लाइंट को बोलना ही चाहिए कि सर आज फाइनल कर रहे हैं अपन या कल। अधिकतर मैंने देखा है जैसे अपन इस फील्ड में है तो एक तो क्लोज एंड क्वेश्चन आता है और एक ओपन एंड क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में हम ये कोशिश करें कि उनको सामने वाले को इतने ऑप्शंस ना दें, कभी कभी जो क्लोज एंड में होता है कि
अच्छा सर, आपको अच्छा लगा तो फिर फाइनल करें। अगर हम खुद ही बोलेंगे कि सर कब बैठ रहे हैं, तो वो भी सोच के बता देंगे कि हाँ, हम 10 से 15 दिन बाद फाइनल के लिए मीटिंग प्लान करेंगे। लेकिन अगर हम ही ऑप्शन देंगे कि सर इस सैटरडे संडे मीटिंग प्लान कर लें अपन फाइनल के लिए, फाइनेंस वगैरह की आपकी बात हो ही गई है अजीत सर से, है ना, तो उनके पास ही ऑप्शन फिर 2 ही निकल के आते हैं कि यार मुझे 10 से 15 दिन का टाइम नहीं देना है, मुझे आज या कल में ही बताना है इनको, या फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो ये टाइम दे रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ पे हम हमारा बिजी शेड्यूल भी उनको शो कर रहे हैं कि सर हम भी इतना फ्री नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं बिजी है। तो ये चीज़ें हैं कि 1-2 दिनों में अपन फाइनल, साइट विजिट हुई तो सर कब मीटिंग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट, कब फाइनल का सोच रहे हैं, कल का या परसों का, इस तरीके से। सामने वाला नो बोल रहा है कि नहीं अभी मुझे कुछ दिनों का टाइम लगेगा, या रेट की बात है या जो भी है, तो यहाँ पे फिर बात वही आ जाती है कि अगर रेट्स की बात के लिए वो मना कर रहे हैं, तो अगर आपको मार्केट का नॉलेज है कि कहाँ पे क्या रेट चल रहा है और हमारा रेट क्यों कम ज़्यादा है, तो ही आप उनको डिफेंस कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। वो बाउंस पे बाउंस देते जाएंगे और अपन वहीं पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उनके नो कहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी हेजिटेट हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन हम ना करें कि सर क्यों नहीं ले रहे हो आप, इस तरीके से डायरेक्ट अपन अपफ्रंट नहीं पूछ पाते। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सर क्या प्रॉब्लम है। उनके जो भी इश्यूज़ सामने आते हैं, चाहे लोन की बात हो कि मान लो 40 लाख की प्रॉपर्टी मेरे पास 10 लाख ही है, 30 लाख का मुझे लोन नहीं हो रहा है, तो सर हम है ना, हमारी कंपनी है ना, हम बिल्कुल आपको अच्छा बेटर सजेशन देंगे। अजीत सर से बात करवाते हैं, अजीत सर अपने आप पे बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं खुद बोल रही हूँ कि अगर मैंने 10 लोगों से साल भर में उनसे बात करवाई है, तो चाहे बुकिंग की हो, चाहे एक कॉर्पोरेट जो बीच में अपन जो करते हैं, कॉर्पोरेट करते बीच में कि हाँ किस तरीके से डॉक्यूमेंट देखेंगे अपन, अदर सिटी का है तो कैसे मैनेज करेंगे क्लाइंट, कितना लोन हो सकता है, मतलब वो क्लाइंट की प्रोफाइल समझ के ये चीज़ें बता देते हैं कि आपको इस बैंक में जाना चाहिए, ये आरओआई आपके लिए सही होगा, इस बैंक से आपका इतना लोन बैठेगा। और सर सही बात है, टोकन वगैरह का प्लान कर ही लेते हैं, मतलब वो अपनी डील्स के लिए भी अच्छा एफर्ट डालते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो लोन वगैरह का अगर उनका मेन इशू होता है कि हाँ मैं इसलिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, तो हमने हमारे साइड से अपनी कोशिश करी, हमने पूछा कि सर क्या रीज़न था, उन्होंने बताया, अपन ने वो रिजॉल्व करा। फिर वो ना क्यों बोल रहे हैं, फिर पूछो उनसे। डीपी की प्रॉब्लम है, 10 लाख का मान लो डाउन पेमेंट निकला है, उनका कहना है अभी मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मुझे 5 लाख रुपए अरेंज करने हैं, मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में। तो सर एक बार बैठ के डिस्कस करते हैं ना, हम सीनियर से बात करते हैं, जो हमारा इन जनरल टाइम है 3 से 4 दिन का डीपी का, कोशिश करते हैं कि आपको 3 से 4 दिन और बढ़वा देते हैं। अब अगला इशू, तो वो भी इशू है ना, बताते बताते थक जाएंगे और उनको फाइनली बैठना ही पड़ेगा मीटिंग के लिए। तो इस तरीके से डायरेक्ट अपन ना कि अगर ना आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं आगे चीज़ें। क्लाइंट को हमेशा प्रायोरिटाइज रखना चाहिए, उनके सामने ये फील हम कभी ना कराएं कि हम ही सुपीरियर हैं, उनके नीड्स को समझें। बात हमारी नहीं है, बात पूरी दुनिया की है कि हर किसी को सुनने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। आज अगर हम हमारी बात रखें, क्लाइंट अपनी बात रखें कि वो अगर प्लान कर रहे हैं घर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो क्या चाह रहे हैं, किस फैक्टर में चाह रहे हैं, पार्ट पेमेंट में चाह रहे हैं, रेडी टू मूव में चाह रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उनको समझे, तभी तो वो आपसे आके मिल रहे हैं। अदरवाइज़ फाइनलाइज़ के लिए तो उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं ही सही। तो कोशिश करें कॉलिंग में, साइट विज़िट पे, मीटिंग में हम सुपीरियर उन्हीं को फील करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा कोई भी डिस्कशन हो, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ में कैसी भी चीज़ें चल रही हो, वो चीज़ें साइड में रख के क्लाइंट के सामने हम ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल ही रखें तो अच्छा है। क्या है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ फीलिंग है सेल्स, ये सुना है अभी तक। अगर हम एक स्माइल फेस से जाते, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है तो वो डलनेस रहती है, या फिर ऐसा रहता है कि हाँ सर ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये कम्युनिटी हॉल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बैडमिंटन टफ है, ये कोर्ट है, ये पोडियम गार्डन है, अच्छा ठीक है। क्लाइंट भी वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं लेगा ना, क्योंकि आपने इन डेप्थ बताया ही नहीं, आपके माइंड में कुछ और चल रहा था। चाहे फेक स्माइल हो, सपन सर हमेशा बोलते हैं कि जो हम जिस फील्ड में, वो एक एक्टिंग फील्ड है कहीं ना कहीं। क्लाइंट के सामने आप हो, मतलब इतने खुशमिजाज से जाओ, इतने इंटरेस्ट के साथ जाओ, कि इतने पॉजिटिव होके जाओ कि सामने वाला आपको सुने बिना रह ना पाए। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, चाहे वो कॉलिंग हो, साइट विजिट हो, हमारी फाइनल मीटिंग हो, हमें ऑब्जेक्ट हैंडलिंग भी आना चाहिए कि किस तरीके से क्या पॉजिटिव कॉर्पोरेट कर सकते हैं। आज अगर हमें आइडिया ही नहीं होगा कि वाकई में कौन सी,
अजीत जी से बात करवाना इट्स नॉट सो कूल। हमें भी आइडिया होना चाहिए कौन सी बैंक कहाँ से लोन करवा रही है। आपका लोन फैक्टर आ गया, जैसे लीगल टर्म्स जो हमें क्लियर होने चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, पर्टिकुलर यूनिट पे कैश पार्ट और चेक पार्ट हम लोग कितना ले रहे हैं, तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। बहुत से आजकल के टाइम पे जो बाहर के लोग हैं, पुणे बेंगलोर के, उन्हें इंदौर का इतना ट्रेंड पता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि हमको पूरा वाइट में करवाना है, तो ये हम ही तो क्लियर करेंगे। हमें भी तो आइडिया होना चाहिए कि इसमें वाइट क्या है, ब्लैक क्या है, कितना चेक का रेशियो है, कितना ब्लैक का रेशियो है। फिर वहाँ पे भी अगर अपन अपने सीनियर की हेल्प ले रहे हैं तो वही फिर हमारी इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बट गाइडलाइन वहाँ की क्या है, ये यूनिट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री कितनी जा रही है, आप कितना कैश में दोगे, आपका जो डीपी है वो किस रेशियो में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मीटिंग में भी बहुत, जो फाइनल मीटिंग होती है उसमें भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। व्यक्ति के सामने आपका बहुत पॉजिटिव कंसर्न बनता है कि हम जिससे मिले हैं वो नॉलेजेबल व्यक्ति है, और उन सभी के लिए हमें ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, चाहे वो मार्केट ट्रेंड हो या बेसिक से बेसिक अपना वाइट एंड ब्लैक वाला रेशियो। एरिया एक्सपेक्ट्स तो अगर हम जाके देखेंगे, कंपेयर करेंगे चीज़ों को, एरिया के बारे में जानेंगे कि हाँ, अगर आप 1 किलोमीटर बाद देख रहे हो, 1 किलोमीटर पहले देख रहे हो, चाहे बात अपन तनिष्क की करें कि रेट्स क्या है क्या नहीं, तो जैन दिवाकर जो पास में कॉलोनी, उसके रेट्स हमें पता होंगे तभी तो हम बोल पाएंगे। अदरवाइज़ सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ भी बोल सकता है कि वहाँ के 3500 रेट है, 4000 के रेट है। तो एरिया का नॉलेज होना ज़रूरी है। मार्केट ट्रेंड्स क्या है, मार्केट ट्रेंड्स एमिनिटीज़ की ओर बढ़ रहा है। आज हम पोर्टल्स पे भी अगर जा रहे हैं तो हर तीसरे से चौथा व्यक्ति ऐसा होता है जो एमिनिटीज़ की बात करते हैं। तो मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीज़ें चल रही है, वो हमें क्लियर होनी चाहिए। लीगल टर्म जैसे एक मैंने आपको बताया, रेशियो क्या निकल के आता है अपना चेक और वाइट इसका कैश पार्ट का, वो क्लियर होना चाहिए लीगल टर्म्स में। अंडरस्टैंडिंग की जो बात आज आती है, अपन जो बात करते हैं क्लाइंट से, वहाँ पे ये भी आता है कि सामने वाला इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उनकी रेसिडेंशियल। अब अगर सामने वाले खुद ही बोल रहे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का मन है, तो ये हमारा नॉलेज वहाँ पे काम आता है कि उनको हम सजेस्ट क्या कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके से होते हैं, एक होता है अपना मंथली इनकम जनरेट करना, एक होता है कि आप ईयरली चेक कर रहे हो या 6 महीने का देख रहे हो प्रोपोर्शन कि कितना आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन निकल के मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। वो प्लॉटिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपार्टमेंट में अगर जाना चाह रहे हैं तो रेडी टू मूव हम उन्हें तभी सजेस्ट करेंगे जब वो रेंटल चाह रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे फ़र्क है भाई। उनका इंटरेस्ट कम से कम कॉस्ट का है तो वो EWSLIG में जाना चाह रहे, नहीं चाह रहे, जाना चाह रहे हैं, ये कौन सी रेंज होती है, इनमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारी इमेज को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्लाइंट के सामने रखेंगे। कंपनी के रूल रेगुलेशन नो डाउट वो भी आइडिया में होने चाहिए कि अगर हमें टाइम दिया जा रहा है डाउन पेमेंट का कि 8 से 10 दिन का टाइम है या 1 महीने का टाइम है रजिस्ट्री का, तो अगर हमें ये पता ही नहीं है तो शायद हम वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सर ठीक है अपन अभी तो टोकन करते हैं, 2 से 3 महीने में कर लेंगे। ये भी इनिशियल मुझसे 1-2 डील्स में इस तरीके की गलती हुई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। लर्निंग और टारगेट्स, कंटिन्यू लर्निंग। वैसे हर 3 महीने में अभी अपनी कंपनी तो प्लान करवा ही रही है। कभी अपन अगर दिन में फ्री हैं, शाम में फ्री हैं, एक आधा वीडियो यूट्यूब पे देख लिया, चाहे वो कॉलिंग से रिलेटेड हो, साइट विजिट से रिलेटेड हो, अपना फाइनल डील का हो, कम्युनिकेशन का हो, जो अपने क्वेश्चंस होते हैं ओपन हैंड क्लोज हैंड वाले, उनकी क्वेश्चनिंग हो, तो ये कुछ वीडियोस अगर हम देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हफ्ते 2 हफ्ते में और बेटरनेस चीज़ें आएगी। और लर्निंग कहीं ना कहीं हमें अपने आप में पॉलिश ही करती है। जो मीटिंग्स होती है तो अधिकतर क्लाइंट आपने देखे होंगे कि कुछ वर्ड वो बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अच्छा हाँ ऐसा है, ठीक है, ओके। कुछ क्लाइंट बोलते हैं ओके, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर हम हमारे डिस्कशन में उन वर्ड्स को मैच करते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टेड फील करता है व्यक्ति। मेरी आदत है मैं टाइम को अधिकतर ड्यूरेशन ज़्यादा बोलती हूँ कि हाँ इस टाइम ड्यूरेशन में, इस पीरियड में 2 से 3 जो भी रहते हैं अपने ड्यूरेशंस। तो ये कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो एक कनेक्शन बिल्ड अच्छा हो सकता है अपना। डिस्कशन जब अपने होते हैं, चाहे वो फाइनल मीटिंग का हो, साइट विजिट का हो या फिर अपनी कॉलिंग वगैरह को हो, कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कट टू कट ही पूछ रहे हैं, डिस्कशन ही ऐसा होना चाहिए, सर अच्छा आप कहाँ से हैं, ओके वहाँ पे तो मेरे अंकल भी हैं, या फिर अच्छा आपने उसी कॉलेज से किया है या आप उस सिटी से हैं, वो सिटी तो
इस तरीके से काफ़ी फेमस है, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बिल्डअप में, कनेक्शन बिल्डेशन में बहुत हेल्प करता है। छोटी छोटी चीज़ें, आपने हॉबीज़ जानी, अच्छा आपको ये ऑथर पसंद है, हमें ये ऑथर पसंद है, आपकी ये हॉबीज़ है, हमारी भी ये है। ये डिस्कशन को थोड़ा सा लेंथ में भी लेकर जाते हैं, बढ़ाते भी हैं। और कहीं ना कहीं कनेक्शन, देखो सेल्स जो है, अगर सामने वाले व्यक्ति ने ट्रस्ट कर लिया ना, ट्रस्ट कनेक्शन से बिल्ड होता है। आज हमारे सर्कल में भी, हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, सर्कल चाहे एक हो, लेकिन हम हमारी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। तो वही चीज़ें, आज 40 से 50 लाख रुपए निकालना किसी क्लाइंट से कोई मामूली बात नहीं है। अपने आप में बहुत बड़ा वो है ये मेजर टास्क। ट्रस्ट को गेन करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जब भी हम लोग डिस्कशन करें, एक आई कांटेक्ट बना के चलें। एक पॉजिटिव हेड नोट भी होता है। अधिकतर डिस्कशन में हम लोग हमारे हाथों का जैसे काम करें या फेस का बात करें, अच्छा ओके सर, ऐसे नहीं कि बस हम लोग बैठ गए, आप बोलिए फिर हम भी बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट, हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत इफ़ेक्ट डालता है। ये सिर्फ फाइनल मीटिंग वाली बात ही नहीं है, हमारे साइट विज़िट पे भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा। अधिकतर जो हमारे कन्वर्जन रहे वो पॉजिटिव में रहे। डिस्कशन जो शुरू हो रहे हैं वो यस से शुरू हो, अच्छा सर आप रेडी टू मूव में जाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने बातों बातों में पूछ लिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो हमारा 10 से 15 मिनट का डिस्कशन है उसमें ये बातें उनसे उगलवानी है कि उनका बजट क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। तो एक पॉजिटिव कन्वर्जन तभी जाएगा जब अधिकतर हम लोग उनसे यस सुन सके कि हाँ, हमने आपको कनेक्ट कर लिया है, आपकी नीड हम लोगों ने समझ ली है, तो क्या ये प्रोजेक्ट अपना सही रहेगा सर आपके लिए। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव कन्वर्स जाना चाहिए। जो हमारा डिस्कशन है एक बेटर कम्युनिकेशन में जाए, कट टू कट डिस्कशन पे जाए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला पूछ रहा है कि अच्छा इसका रेट कितना हो जाएगा, सर आप टेंशन मत लो मैं लोन इतना करवा दूँगा। वहाँ पे ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, उनकी नीड को प्रायोरिटाइज़ नहीं करा। मैंने पहले भी एक लाइन लिखी थी, क्लाइंट को हमेशा ये फील करवाना है कि आप हमारे लिए बहुत सुपीरियर हो। हम कंपनी के लिए लॉयल है, नो डाउट, पर उनको ये दिखाना है कि हम आपके लिए भी ज़्यादा ही लॉयल हैं। चाहे हम चैट के थ्रू उन्हें कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, रिटर्न या हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, कोशिश करें कि हम सही चीज़ें डिस्कस करें उनसे, ताकि ऐसा ना हो कि फाइनल मीटिंग में जाने के बाद हम ही गलत निकल के आ जाएं। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो भी हमारा कन्वर्सेशन हो वो पॉजिटिव, कट टू कट रहे और फैक्टफुल रहे, ये कोशिश करें अपन। कम्युनिकेट राइट पीपल। कभी कभी क्या होता है कि हम जिनसे भी कॉल पे बात कर रहे हैं या कोई भी हमसे मिल रहा है, चाहे हमारे सीनियर हो या हम हमारी खुद की भी बात करें, तो लेने वाला व्यक्ति कोई और होता है और हम डिस्कशन किसी और से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी नोटिस करना ज़रूरी है। पता चले अपन ने 90% डिस्कशन फाइनल डील का कर लिया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये पॉइंट रखना चाह रही थी कि जो भी डिस्कशन अपन कर रहे हैं वो राइट व्यक्ति से करें, ताकि हमारी एनर्जी, हमारा जो हमारा एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिज़ल्ट तो सेल्स पे ही रहेगा। तो सही व्यक्ति से अपन कम्युनिकेट करें, पहले ही अपन पूछ लें, ताकि बाद की जो हमारी 80-90% की मेहनत है वो वेस्ट ना हो। कनेक्शन बिल्डअप में एक चीज़ अपन ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जितना भी डिस्कशन हो 80% वैल्यू हम उनकी बातों को रखें, तभी हम उनके इंटरेस्ट को जान पाएंगे, उनकी नीड्स को जान पाएंगे। ठीक है, हमारे नेचर के थ्रू, हमारे बिहेवियर के थ्रू कुछ पॉइंट हम कनेक्टेड उनके सामने रख सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन बिल्डअप करना ही मेन अपना उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति प्रोजेक्ट को समझे, हमें समझे, हम पर ट्रस्ट करे और हमारे साथ डील करे। ठीक है, ट्रस्ट एक कनेक्शन अगर वो समझेगा व्यक्ति तो ही होगा। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन मैंने बता ही दिया है। स्ट्रेटेजी, गेम प्लान की जो बात आती है वो यही है कि हम कॉलिंग से शुरू कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, साइट विज़िट हमने करा दी। साइट विज़िट कहाँ से कैसे शुरू करनी है वो हमारे माइंड में भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ से अपन ने एंटर कर दिया और फिर बीच पॉइंट पे आके याद आ रहा है कि यार अपने को तो एलिवेशन से शुरू करना था, तो सर हम बाहर से शुरू करते हैं। तो ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि किस स्टेप के बाद अपन अगला स्टेप लेंगे। मीटिंग में भी अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले अपन ने उनको प्रायोरिटी दी, उनकी बातें सुनी, उनको समझा, उनका लोन का कंसर्न है, पहले वो चीज़ें क्लियर करवाई। तो स्टेप बाय स्टेप होता है कि अच्छा सर रेट जब अपन फाइनल कर रहे हैं तो कितना लोन पे जाना चाहेंगे अपन, क्या अपना डाउन पेमेंट है, कितना समय हम ले रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप पहले हमें माइंड में क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो जैसा अपन चाह रहे हैं वैसा फ्लो बन पाएगा।
अधिकतर डिस्कशन में देखो मेन चीज़ तो रेट्स पे ही आ जाती है, बार्गेनिंग पे ही आ जाती है। तो वहाँ पे बेनिफिट्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स के, वो काउंट हमें करवाना चाहिए। अगर वो ये चीज़ नहीं लेते हैं तो क्या एक लॉस वो फेस कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर हम उनको काउंट करवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। बेनिफिट्स हो गया, अधिकतर वैल्यूज़ यूएसबी हमें पता होगी तभी तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सर आज अगर आपके पास बैडमिंटन टफ है तो आपको 10 से 15 मिनट का भी टाइम है, आपके घर पे फैमिली सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो 10 से 15 मिनट, चाहे वो मॉर्निंग हो इवनिंग हो। तो वो बैडमिंटन किस यूज़, मतलब ये तो हमें पता ही है किस यूज़ में आ रहा है, लेकिन एक यूएसबी का इफ़ेक्ट हमें डालना पड़ेगा। तो ये डिस्कशन को आपको बहुत ही वैल्यूबल में पहुंचाएगा। अधिकतर जो चीज़ें हैं यस में लेके चले अपन स्टार्टिंग से कि अच्छा आप 80% का लोन चाह रहे हो, इतना हो जाएगा। कोशिश करें कि पूरे कन्वर्जन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यस सुने और यस कहें, ताकि जब चेक की बात आती है तो व्यक्ति सोच में ना पड़े, एकदम से ही सही बट कहीं ना कहीं वो हाँ ही बोल दे कि हाँ ठीक है ले लीजिए आप तो चेक। इस तरीके से विन विन सिचुएशन में रहें अपन। सामने वाले को भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार उसकी नहीं सुनी जा रही है, ना हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम नहीं समझा पा रहे हैं। जब भी चेक की बात आती है, आज जैसे मैं बोल रही हूँ 40 से 50 लाख रुपए व्यक्ति के पॉकेट से अगर हमें निकालना है तो उनको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, उनको फील करवाना पड़ेगा कि वो सुपीरियर है। ठीक है, रेट्स की बात आती है तो डिस्कशन में हम कुछ पॉइंट्स काउंट करवाएं, प्रॉफिट लॉस वगैरह, उन्हें ये बताएं कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है, हमारा रेट्स जो है हमने जितना भी कम किया है उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, आप बहुत अच्छे डिस्काउंट से ये डील लेके जा रहे हो। फील हमेशा सामने वाले को यही करवाना है। वेट फॉर राइट टाइम, इट मीन्स कि सामने वाले की सारी ही चीज़ें अगर हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर ली है, चाहे वो डाउन पेमेंट हो चाहे वो लोन हो, उनकी जितनी भी क्वेरीज़ है, सुपर बिल्टअप पार्किंग फलाना ढिमाका सब, तो डायरेक्ट एक अप्रोच ये करना चाहिए हमें कि ठीक है सर आज शाम को हम लोग फाइनल मीटिंग करें, आप टोकन का कब प्लान कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय के बाद जब हमें लग रहा है कि हम 100% चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, सेटिस्फाइड है व्यक्ति सामने वाला, तो ही हम चेक की बात करें। अगर हमारी मीटिंग 1 घंटे की हो रही, फाइनल मीटिंग 1.5 घंटे की हो रही है, 2 घंटे की, चाहे जितना भी लेंथी जा रहा हो, आधा घंटा, जब हमें फील आ रहा है कि हाँ अब सारी चीज़ें क्लियर है, व्यक्ति समझ गया है कि डाउन पेमेंट क्या है, इनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, उन चीज़ों में वो एग्री हैं, तभी हम फिर रेट्स की बात करें, तभी नेगोशिएशन की बात करें कि अच्छा सर ये इस ड्यूरेशन में रहेगा, आप उसमें एग्री हो, तो हम रेट्स की आगे बात करें। तो हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, स्टेप बाय स्टेप हम चलें। अगर वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं ऑन कॉल या मीटिंग, जैसे कभी कभी होता है ना 2 से 3 मीटिंग हो जाती है, फिर भी ये सुनने में आता है कि ठीक है एक बार घर पे जाके डिस्कस करेंगे उसके बाद ये, तो हम ये कोशिश करें कि नाउ एंड नेवर सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करें कि सर अभी अपन करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये चॉइस मिल जाएगी, अभी मेरे डिस्काउंट मार्जिन हमें पता है, लेकिन हम उन्हें ये बोलते कि सर अभी मेरे हाथ में 3 दिन तक ये मार्जिन है, उसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती कि कैसा क्या जा रहा है, उसके बाद हम भी कुछ नहीं बोल सकते। तो हमारे डिस्काउंट मार्जिन को ही हम उनको एक ऑफ़र की तरह बता के उनके सामने रख सकते हैं कि सर अभी अगर अपन कर लेते हैं तो अपना ये प्लस पॉइंट होगा। बोलने का बताने का एक तरीका अलग आ जाता है। आज अगर ये डील हम नहीं करते हैं, आप बोल रहे हो कि घर जाकर आप फाइनलाइज़ करेंगे, तो ठीक है सर आप घर जाके भी मतलब अगर कर लेंगे, फ़ायदा आप ही का है। अगर आप कर लेते हैं तो चाहे वो 1-1.5 लाख का फ़ायदा हो, बहुत बड़ी वैल्यू है ये भी। आज अगर मैं 3 दिन बाद ये 1 लाख रुपए नहीं करवा पाए हम लोग, तो हमें खुद को डिफ़ॉल्ट लगेगा कि अरे यार नहीं ये होना चाहिए था। तो एक मिसिंग आउट फोमो जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ अगर हम सामने रखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट भी डलेगा और डील भी जल्दी क्लोज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। कस्टमर की नीड हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंस दें अपन। यूएसबी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या है, इस चीज़ पे हम लोग ध्यान दें तो अच्छा है, ताकि हमारा जो डिस्कशन है, हम जो चाह रहे हैं कि व्यक्ति ये प्रोजेक्ट विज़िट करे तो वो उसको प्लानिंग दे। आफ्टर ऑल हमारे जो एफ़र्ट्स हैं, हमारे जो भी रिज़ल्ट्स हैं, वो रिवॉर्ड में तभी कन्वर्ट होते हैं जब हमारा उस लेवल का काम होता है, जो कि हम जिस फील्ड में हैं, सेल्स में। तो एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एफ़र्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड। हम खुद भी रिजल्ट के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स के लिए ही काम कर रहे हैं, और रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे सेल्स पे ही डिपेंड कर रही है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, उसको इम्प्लीमेंट करें। डाउट्स रखें, यहाँ पे कोई भी आ रहा है, अगर आप डाउट करोगे तो उनको भी लगेगा कि आप उनको सुन रहे हो, समझ रहे हो,
आप चाहते हो और चीज़ें जानना समझना। आज कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे आ रहे हैं, सपन सर है, रवि सर है, मैं हूँ, हेमराज सर हैं, तो आपको भी इंटरेस्ट वो शो करना पड़ेगा जो कि आपके क्वेश्चनिंग से दिखेगा। अब जब रिवॉर्ड की बात आती है तो रिज़ल्ट पे बात आती है, और रिज़ल्ट पे बात आती है तो सेल्स पे बात आती है। तो जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई है अपन इम्प्लीमेंट करें अपने काम में और आगे बढ़ें, यूनिवर्सल को आगे बढ़ाएं, खुद भी आगे बढ़ें, कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे।